नई दिन और नई शुरुआत दोस्तों। आज हम एक मेरे सबसे फेवरेट चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़ इसका नाम है। इसकी शुरुआत करते हैं मैं आपके साथ और मेरे दोस्त शेरू के साथ। शेरू, एक मैं सीक्रेट बताऊँ शेरू के बारे में। मैं थोड़ी देर पहले मैं नीचे घूमने गया था और शेरू किसी के साथ तो बात कर रहा था। कोई एक लड़की थी जो येलो कलर की पहनी हुई थी। एनीवेज, तो शेरू भी काफ़ी हैप्पी मूड में है और आज हम सबसे अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक रिसेंटली एक मूवी आई थी मोहनजोदारो, जिसमें ऋतिक रोशन की मूवी थी। उसको देखा मैंने, तो शायद ये जब उस मूवी में जिस एज के बारे में डिस्क्राइब किया गया, हम उस एज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उस एज के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले अभी एक कहानी बताते हैं जसपाल और हरप्रीत का, जो कहानी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही है। तो उसमें क्या होता है, जसपाल और हरप्रीत एक जगह पे खेल रहे होते हैं, उनका बॉल जाता है। उसके बाद से वहाँ पे कुछ दो लोग दिखते हैं और एक पुरानी बिल्डिंग जिसको भूत बंगला बोलते थे जसपाल और हरप्रीत, उस भूत बंगले को देख के वो लोग इतना शॉकिंग हो गए कि वाह, इतना अच्छा खूबसूरत बिल्डिंग, इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को कुछ पैसे देने चाहिए, फंड देना चाहिए, जिससे वो जगह को बचाई जा सके। और जसपाल और हरप्रीत मेरे और शेरू जैसे सर खुदा रहे थे। क्यों? तो भूत बंगले को क्यों बचाना है भाई? तो क्या सच में ऐसे हो सकता है कि हम पुरानी बिल्डिंगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं? पुरानी बिल्डिंगें हमारे क्या क्या बताती हैं, हम इसके बारे में आज समझना शुरू करेंगे और आज हम अपना सर नहीं खुजाएंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं एक कहानी से, हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, हड़प्पा क्या है, इसके बारे में शुरू करते हैं। जो हड़प्पा एक शहर का नाम है, एक शहर भी नहीं बोल सकते, एक गाँव है। पाकिस्तान में एक जगह है, साहिवाल करके एक जगह पाकिस्तान में है। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है हड़प्पा नाम का। उसके पास में करीब 1 किलोमीटर दूर एक साइट मिली थी। साइट का मतलब हमने समझाया था लास्ट चैप्टर में कि जहाँ पे कुछ रिमेन्स मिलते हैं, कुछ उस वक्त के रिमेन्स मिलते हैं। तो एक साइट मिली थी जहाँ पे कई सारे बिल्डिंग्स थे, कई सारे जगह, माउंट्स, इसको हमारे इंग्लिश टर्म में बोला गया। माउंट्स का मतलब ढेर, एक जगह पे जहाँ इकट्ठा होता है कोई चीज़। तो ऐसे बिल्डिंग्स के साइट्स, ब्रिक्स के माउंट्स यानी ब्रिक्स के ढेर मिले थे। तो उसके बाद से लोगों ने, फिर क्या हुआ, करीब ये 150 साल पहले मिला था। आज से 2000 से 150 साल पहले हमारे कुछ रेलवे के ऑफिसर्स को मिला था वो माउंट्स। तो उनको लगा कि कुछ ऐसा ही ढेर होगा। वो बगल में वो लोग रेलवे का ट्रैक बना रहे थे, उन्होंने यहाँ से ईंट उठाई। उनको लगा कि अच्छी क्वालिटी की ईंट का ये ढेर है जिसको हम उठा के अपने रेल ट्रैक बनाया जा सकता है। तो उन्होंने ईंट उठाई और शुरू हो गए। उनको क्या पता था कि सबसे पुरानी बिल्डिंग, जहाँ पे हम आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा एविडेंस जहाँ से मिल सकता है, उसको उन्होंने पूरी तरीके से रद्द कर दिया। वहाँ से जाके लेके उठा के ईंटों को, फिर उसके बाद से जाके उन्होंने रेलवे के ट्रैक बनाना शुरू कर दिया। फिर करीब करीब 80 साल बाद, उसके बाद 80 साल बाद कुछ लोग और गए वहाँ पे एक्सकवेशन साइट्स, और उनको लगा कि इतना ज़्यादा एविडेंस एक साथ एक जगह पे, और वो हड़प्पा गांव के पास में मिला था, इसलिए उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कह दिया गया है। और वहाँ से कई सारे बिल्डिंग्स, कई सारे लोगों के रहने के तरीके, सबसे पहला पुराना शहर, हम यहाँ पे 4700 साल पुरानी बात कर रहे हैं। जी हाँ, 4700 ईयर्स अगो, जो एक ऐसी सिविलाइजेशन थी इंडस वैली के पास में। इंडस नदी, आपको हमने जैसे बताया, वो तिब्बतन प्लेटो से शुरू होती है, फिर लद्दाख, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में घुसती है, और इसके आसपास कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इंडस वैली के पास में जो भी गांव बसे पुराने ज़मानों के, उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं, और इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी दिया गया है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन मोर और लेस इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। तो अभी फिर, और सिर्फ हड़प्पा में ही ये ऐसे बिल्डिंग्स नहीं मिले थे, बिल्डिंग्स और भी कई जगहों पे मिले थे। लेकिन याद रखिएगा, जो सबसे पहला वो बिल्डिंग्स मिले थे, वो रिमेन्स साइट्स जो थे, वो हड़प्पा के पास वाले जगह पे मिले थे। और उसकी जैसी, उसकी सिमिलर बिल्डिंग्स जो थी, उसको हमने सबको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल दिया। तो अभी आप जो समझ में ये आ चुका होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन अभी आपको राजस्थान में भी मिला है, गुजरात में भी मिला है, हरियाणा में भी है, पाकिस्तान में भी 2-3 जगहों पे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हड़प्पा इतना बड़ा है, इसका मतलब ये कि उस सिविलाइजेशन, यानी जो हड़प्पन साइट पे जो सबसे पहली साइट्स में ढेर मिले थे, कुछ वैसा ही दिखने वाला, और कुछ उसी से रिलेटेड जो सिविलाइजेशंस बाकी सारी मिली, मोहनजोदारो में,
इसके बारे में हम सारे डिटेल्स में बात करेंगे। तो उसको हमने एक स्ट्रक्चर दे दिया, हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब शुरू करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में। शेरू, पता है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है, 4700 पहले सबसे पहला शहर यहाँ पे बसा हुआ था। दुनिया की सबसे पुरानी ये सिविलाइजेशन है। तो हमारे शेरू को मजा आएगा आज। दिल बोले हड़प्पा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी आपने हड़प्पा का सिविलाइजेशन की स्टोरी सुनी कि फिर 80 साल पहले, करीब आज से 80 साल पहले वहाँ पे कुछ लोग गए और उनको लगा कि इतना सारा एविडेंस एक साथ है, इसके बारे में पढ़ा क्यों नहीं गया। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने और खोदना शुरू किया, हड़प्पा को और खोदना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली कई सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिले। एविडेंस के रूप में सबसे पहले तो चीज़ मिली थी कि वहाँ के जो शहर के आर्किटेक्चर के बारे में लोगों को पता चल गया। कैसे थे शहर, क्या थी खास बात उस बिल्डिंग्स में, इसके बारे में हम जानते हैं। उस बिल्डिंगों में ऐसी खास बात थी, सबसे पहले अगर रेलवे का जो ट्रैक, इतने सालों बाद अगर रेलवे का ट्रैक बनाने के लिए अगर उस ईंट का यूज़ किया जाता था, इसका मतलब सोचिए कितनी मजबूत ईंटें होंगी। वो ईंट को यूटिलाइज किया गया। वो जो ईंटें सबसे पहला बनना शुरू हुआ, हड़प्पा सिविलाइजेशन में बनना शुरू हुआ, इतनी मजबूत ईंटें थी। उसको इस पैटर्न में जोड़ा गया था कि उस सैकड़ों साल, हज़ारों साल टिके रहे। उस शहर में जो देखा गया, एक साइड पे सिटाडेल का मतलब ये होता है जो इस वेस्टर्न साइड पे जो राजा महाराजा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे उस जगह के, वो लोग एक बहुत ऊंचाई पे, थोड़ी सी ऊंचाई होती थी वेस्टर्न साइड पे, और ईस्टर्न साइड पे नॉर्मल जनता। नॉर्मली अगर कुछ एकाध अगर सिटीज़ को छोड़ दें, जो सिटीज़ में हम बाद में जाएंगे डिटेल में, दूसरे वीडियो में आएंगे, लेकिन अगर एकाध सिटीज़ को छोड़ दें तो जनरल डिवीजन हड़प्पा का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता था। वहाँ पे एक साइड पे सिटाडेल होता था, उसको एक फोर्ट की तरह मान चलिए, जो कि हैवीली गार्डेड होता था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होते थे वहाँ के। और दूसरे साइड होता था जो नॉर्मल लोग रहते थे। ये जनरल स्ट्रक्चर था। अब इसमें बहुत सारे खास चीज़ें होती थी। जो सिटाडेल है ये इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल साइट होता था। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो रूलर्स रहते थे, कल्चरल मतलब ऐसी चीज़ें जो, जैसे वहाँ पे सिक्के मिले, सिक्के पे मुहरें मिले, मुहर यानी सील्स, ऐसी कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कई सारे जो इम्पोर्टेंट कल्चरल चीज़ों के बारे में जो बताती है, उस वक्त की कल्चर के बारे में बताती है, वैसे साइट्स हमें उन सिटाडेल से मिला। उन सिटाडेल में एक जगह है मोहनजोदारो। उस मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ करके एक जगह के बारे में बताया गया है। ग्रेट बाथ में उस इतना प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड था वो, जो ईंट लेते थे, ईंट पे प्लास्टर लगा के, और फिर उसके बाद से नेचुरल टार से एक तरीके से स्विमिंग पूल बनाया गया था। उसको ग्रेट बाथ कहते थे। उस ग्रेट बाथ में पानी कहाँ से निकलेगा वो चीज़ नहीं था, बट पानी भरने के लिए मैनुअल पानी भरा जाता था और मैनुअल ही पानी निकाला भी जाता था। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे बहुत जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उस शहर के, वो लोग नहाने आते थे। उसमें कोई कल्चरल्स होते थे, कई सारे जो उनके रिचुअल्स हो सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम करने से पहले वहाँ पे लोग नहाने आते थे। ऐसे ही कई सारे फायर अल्टार्स में रहे, यानी आग ऐसी जगह पे जलती है जहाँ बहुत दूर तक दिखती है। कुछ इम्पॉर्टेंट रिचुअल फायर की पूजा की गई है कई जगहों पे, फायर गॉड की। तो ये तो बात है कि उस वक्त तक फायर ढूंढी जा चुकी थी। इनफैक्ट नियोलिथिक साइट्स, पैलियोलिथिक साइट्स पर भी फायर के एविडेंस मिले थे। तो उस वक्त इस जो साइट्स थी यहाँ पे फायर अल्टार्स मिले थे। तो ऐसे कुछ सिग्निफिकेंट साइट्स मिले थे जहाँ से उन कल्चर के बारे में हम जान सकते थे। हमने ये भी देखा मदर गॉडेस की पूजा होती थी, कई जगह पे फायर का पूजा होता था। तो इसका मतलब क्या, वहाँ की कल्चर दिख रहा था। मदर गॉडेस मतलब बेसिकली वो मदर अर्थ के माने जानी जाती थी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सर इसका मतलब ये हुआ क्या कि वो जो आप मोहनजोदारो का बोल रहे थे वो उस जमाने का स्विमिंग पूल था? स्विमिंग पूल नहीं कह सकते उसको, एक इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पे बड़े लोग, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उस शहर के, वहाँ वो नहाने आते थे। कुछ रिचुअल्स हो सकते हैं, कुछ ट्रेडिशंस हो सकते हैं, उससे पहले वो लोग नहाने आते होंगे।
तो एक तरीके से इतना वाटर टाइट था उस पुराने ज़माने में। अब हमारे पास तो बहुत सारे मॉडर्न तरीके हैं जिससे हम स्विमिंग पूल आराम से बनाए जा सकते थे, बट उस टाइम पे इतना मॉडर्न आर्किटेक्चर इतनी पुरानी टाइम पे, वो बड़े ताज्जुब की बात है। तो उस जमाने में नदी से पानी लेके आते कि कुएं से? दोनों चीज़ें थी। अब हम बारीकी से जाएंगे उस शहर के बारे में, हम बारीकी से समझेंगे उस शहर कैसा था, एक एक घर कैसे थे। तो दोनों जगह पे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के आसपास अगर देखेंगे, जहाँ पे भी ये सेटलमेंट होते थे, उन हर सेटलमेंट के पास कोई ना कोई पानी का स्रोत था, सोर्स ऑफ वाटर था। कुछ रिवर्स थे, कुछ रिवुलेट्स थे। रिवुलेट्स मतलब छोटी नदियाँ, कुछ रिवर्स थे, कुछ लेक्स थे, कई जगह पे समुद्र के किनारे भी बसा हुआ है। तो ऐसे वाटर सोर्सेस थे। और कई बार इन्होंने जैसे कुछ ऐसी नदियाँ भी थी जो कि सीजनल होती थी, सिर्फ बरसात में बरसात में, हाँ, ऐसे सीजन्स में चलती थी। तो उनके लिए इन्होंने वेल्स भी खोद रखे थे। और यहाँ तक कई कई ऐसा एविडेंस मिला है कि इरिगेशन का यूज़ होता है, यानी सिंचाई। तो अभी इसके बारे में स्ट्रक्चर शुरू करेंगे समझना। एक शहर जब बना था, उसमें जो एक एक घर बने थे, उस पूरे शहर को बनाने के लिए एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है। वो जो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो रूलर्स थे, जो इम्पोर्टेंट लोग थे, उन्होंने पूरा एक शहर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था। और याद रखिए, इंडस वैली सिर्फ पाकिस्तान के इस गांव में नहीं, और भी कई जगहों पे था, भारत में कई जगहों पे था, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, ऐसे ऐसे जगहों पे भी मिला है। तो लेकिन जितने भी जगह पे जाएंगे थोड़ा कुछ अलग था, बट मेजॉरिटी सेम स्ट्रक्चर थे। तो ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो सेम स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस हुआ था हर जगह पे। कैसा स्ट्रक्चर था? एक गांव था, एक सेटलमेंट, जहाँ पे नॉर्मली एक आंगन हुआ करता था, कोर्टयार्ड जिसको बोलते हैं। आंगन के अगल बगल जो घर होते थे, उस जगह पे नहाने का अलग स्थान होता था। और पानी का निकालने के लिए, पानी वैसे नदी और ये सब के स्रोत होते हुए भी कई बार वेल्स भी डगे हुए थे। वेल्स यानी कुआं खोदा गया था कई जगहों पे। लोग वहाँ से पानी निकालते थे, वहाँ पे घर में बाकी सारी चीज़ों के लिए पानी यूज़ करते थे, पीने के लिए भी यूज़ करते थे। और जो पानी बहता था उसके लिए प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। अगर आप अपने पेज नंबर 26 में देखेंगे तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। वो छोटी छोटी ड्रेनेज सिस्टम, जो घर से पानी निकलता था वो ड्रेनेज सिस्टम में जाता था। ड्रेनेज सिस्टम अगर आप देखोगे उसके पिक्चर्स, तो एकदम सीधी लाइन में है, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में बनाई गई थी ड्रेनेज सिस्टम, सो दैट शहर की सारी पानी कहीं रुके ना। उस ड्रेनेज सिस्टम को कवर किया गया था। और जगह जगह पे इंस्पेक्शन साइट्स, यानी कुछ फंस ना जाए उसके ऊपर, इसलिए जगह जगह पे कुछ छोड़ दिया गया था पॉइंट्स। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें फंस ना जाए तो उसको निकाला जा सकता है। तो छोटी छोटी ड्रेनेज सिस्टम। अब पानी बहने के लिए थोड़ी सी ढलान चाहिए, तो अगर आप देखोगे इन ड्रेनेज सिस्टम को, हो सकता है पिक्चर्स में से समझ में ना आए, बट ड्रेनेज सिस्टम में एक प्रॉपर ढलान थी जिससे पानी कहीं रुकता नहीं था, बहते जाता था। छोटी ड्रेन्स बड़ी ड्रेन्स में इकट्ठा होते होते कहीं ना कहीं ये सोर्सेस में जाके निकल जाती थी। इतने पुराने ज़माने की जो स्ट्रक्चर्स है, जो सिविलाइजेशन इतनी स्ट्रक्चर्ड वे में थी, ये हिस्टोरियंस को देख के काफ़ी ताज्जुब लगा। इसका ऐसा कहते हैं कि उसमें कौन लोग होते होंगे जो ये पूरा डिज़ाइन करते होंगे। वैसे माना गया रूलर्स, जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वहाँ पे, जो सिटीजन में रहते, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर को बनाया गया है। और उसके बाद से जो वहाँ पे स्किल्ड पीपल थे, शहर में जो स्किल्ड पीपल थे, जो ब्रिक्स बनाते थे, जो स्कल्पचर्स को बनाते थे, कहीं ना कहीं वो आके क्राफ्ट्समैन, स्किल्ड पीपल जो बिल्डिंग्स को बनाने के नॉलेज रखते हैं, वो लोग मिलके इन पूरे शहर को बनाया। हड़प्पा में अकेले एक जगह पे, हड़प्पा में माना जाता है करीब करीब 23,500 लोग करीब 350 एकड़ की ज़मीन के बीच में रहते थे। काफ़ी बड़ा साइट है। अब जो बिल्डिंग्स होती थी वहाँ के, वो करीब एक फ्लोर पे होती थी, कुछ 2 फ्लोर की होती थी। उस फ्लोर्स में एक तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुली सीढ़ियाँ होती थी। और उसके बाद से एक आंगन होता था, डेडिकेटेड प्लेसेस होते थे। और कई बार कुछ रिचुअल्स के लिए, कई बार किंग्स का जो ऑर्डर आता था, तो पूरे शहर के बीच में एक बड़ा सा स्पेस भी होता था जहाँ पे कुछ कल्चरल किया जाए, एक तरीके से पार्क मान लीजिए उसको, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, रिचुअल्स के लिए भी जगह खोली गई थी। अब कौन लोग थे उस शहर में, कौन लोग रहते थे, ये देखने की बात है। अभी तक हमने क्या देखा
कि वो कौन से शहर थे, उसमें किस टाइप का आर्किटेक्चर था उस शहर का, कितनी फैसिनेटिंग आर्किटेक्चर था उस टाइम का, और कितनी मजबूत होंगी वो आर्किटेक्चर जो आज तक टिकी रही। फिर उसके बाद से अब देखते हैं कौन कौन से लोग थे वहाँ पे। अब जैसे आपने देखा कि वहाँ पे सिविलाइजेशन में उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रूलर्स थे, उसके बाद से वहाँ पे कई सारे मर्चेंट्स थे। मतलब सिटाडेल में हमने कई बार या कई जगह पे कॉमन जगहों पे, यानी जहाँ पे लोग नॉर्मल लोग रहते थे, ये पूरा भाग में दो हिस्से में था। जैसे हमने बताया वेस्टर्न साइड पे सिटाडेल, दूसरे ईस्टर्न साइड पे नॉर्मल जनता जहाँ पे रहती थी, कॉमन पीपल लोग। तो वो थोड़ा नीचे हुआ करता था, जो ईस्टर्न साइड था बड़ा लेकिन नीचे, ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड ऊपर लेकिन थोड़ा छोटा, क्योंकि वहाँ लिमिटेड जनता थी। अब ये जो इम्पोर्टेंट लोग थे, ये लोग मर्चेंट्स को बुलाते थे, जो कई सारे जगहों पे जाते थे, कई सारे रॉ मटेरियल्स को लेके आते थे। मटेरियल्स में क्या क्या होता था, कई सारे शेल्स, इम्पोर्टेंट स्टोन्स, फिर फूड्स, कई बार आइडियाज़ लेके आते थे, कई बार सिर्फ स्टोरीज लेके आते थे, कई बार टॉयज़ लेके आते थे दूसरे जगहों से। कई सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ करते थे, तो उसमें कई सारे चीज़ें मिलेंगी। अब कहाँ कहाँ से आता था, जैसे उस एज को ब्रॉन्ज एज बोला जाता था, यानी ब्रॉन्ज की खोज हुई थी, तांबा जिसको बोलते हैं। तो कॉपर और टिन को अगर मिलाएंगे आप तो ब्रॉन्ज बनता है। कॉपर जो कि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि राजस्थान से आता था, कई बार इतना दूर कि ओमान से भी आ सकता था कॉपर, इन जगहों से कॉपर आता था। टिन जो है कि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ईरान और अफ़गानिस्तान इन जगहों से आता होगा। इनको मिला के जो ब्रोंज निकलता है, ब्रोंज भी करीब करीब यही माना जाता है कि ईरान और अफ़गानिस्तान इन जगहों से टिन भी निकलता था और ब्रॉन्ज भी निकलते थे। जो सोना होता था, सोना भी कई बार ऐसे माना गया कि सोना भी आया है इस जगह पे, वो कर्नाटक जैसे दूर जगहों से भी आया है, यानी साउथ इंडिया में कर्नाटका करके एक स्टेट है, वहाँ से भी सोना आया है। नॉर्मली चीज़ें बहुत लोकली प्रोड्यूस की जाती थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती थी, लेकिन कुछ चीज़ें दूर दराज से भी आती थी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी, ऐसा माना जाता है कि रूलर्स अपने पास रख लेते थे, मर्चेंट्स को भी मिलता था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रूलर्स के पास होती थी। फिर हमें सील्स मिले हैं, सील्स का मतलब मुहर। मुहर में हमें आज तक मुहर को, हम सारी मुहरों को नहीं समझ पाए, बट नॉर्मली एक पैटर्न होता है। अगर आप देखेंगे हमारे आपके कई सारे पेज नंबर 27 में दो मुहर का एक मुहर बताया गया है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। उस मुहर में आप देखेंगे एक जानवर की फ़ोटो, कुछ निशान बनाए गए हैं। आज तक हम निशान के बारे में समझ नहीं पाए कि वो निशान क्या बोलना चाहते हैं, बट नॉर्मल स्ट्रक्चर यही था कि जो मुहर होती हैं उस पर एक जानवर है, उस पर कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। और तो ये स्क्राइब्स होते हैं, इसका मतलब ये लोग जो मुहर बनाते थे। फिर ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स मिले जो कि कई सारे पॉट्स मिले जो कि काफ़ी खूबसूरत थे। इनफैक्ट पेज नंबर 6 पे जाएंगे आप, अपने चैप्टर 1 के पेज नंबर 6 पे, वहाँ पे मोहनजोदारो से कुछ मिली हुई ब्यूटीफुल पॉटरीज हैं, वो पॉटरीज मिली हैं। तो कई सारे स्किल्ड पॉटर्स होंगे, स्किल्ड पीपल जो कि स्कल्पचर्स बनाते होंगे, पॉटरीज बनाते होंगे, पेंटिंग्स बनाते हैं, ऐसे कई सारे स्किल्ड पीपल थे। और फार्मर्स तो होंगे, फार्मर्स और हर्डर्स, तो ये ऐसे लोग शहर में रहते थे। काफ़ी बिजी शहर था, काफ़ी बिजी शहर था, लेकिन इतना उसमें पीसफुल नहीं था। ऐसे कई बार चीज़ें मिली हैं जहाँ पे वो इंडिकेट करता शायद वो शहर इतना पीसफुल नहीं था। वॉर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में थोड़ी मजबूत कड़ाई दिखाई गई है। सो इसमें हिंट ऐसा आता है कि जहाँ पे वॉलेंस था उन जगहों पे, और जो कि ह्यूमन मेड वॉलेंस थे। एनीवेज, तो अब आते हैं हमारे दूसरे जगहों पे, जो आती है कि जो खाना कहाँ से आता है। अगर आपने देखा होगा कि हम लोग शहरों में अगर रहते हो, हम अब ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे वीट बार्ली ये सब उगाएं। ये हमें कहीं ना कहीं गाँव से उगती हैं चीज़ें, जहाँ पे फार्मिंग होती है, वहाँ से फार्मिंग होती है, फिर वहाँ से फिर फसल कट के आती है, दुकानों में आती है, फिर बिकता है, फिर हम खाते हैं। पुराने ज़माने में भी मोर और लेस ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था, जहाँ पे फार्मर्स शहर में ना होते हुए थोड़ा शहर से हटके होते थे, उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, वो पशुपालक होते थे, फार्मर्स होते थे, जो कि वहाँ से कई सारी चीज़ें उगाते थे, जैसे वीट, बार्ली, राइस, लेंटिल्स, पीसेस,
और भी बहुत सारी फसल जो थी वो उगाते थे, मस्टर्ड उगाते थे, लिनसीड उगाते थे। तो ये सारे जो फसल है उगा के ये लोग फीड करते थे टू ऑल द क्लास ऑफ पीपल, सारे लोगों को उस शहर के। कौन कौन से लोग होंगे? जो रूलर्स होते थे, फिर उसके बाद से जो मर्चेंट्स होते थे, जो क्राफ्ट्समैन होते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, जो स्क्राइब्स होते थे यानी जो मुहर बनाते थे, पढ़े लिखे लोग। तो ऐसे बहुत सारे जो लोगों को वो फार्मर्स और हर्डर्स खाना प्रोड्यूस करते थे उनके लिए। हर्डर्स क्या करते हैं? पशुपालक होते हैं जो पशुओं को पालते हैं। पशु किस काम के लिए आते हैं? बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो पशुओं का भी इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट मोहनजोदारो में ऐसा माना जाता है कि जो मुर्गी पालने की प्रथा है वो सबसे पहले मोहनजोदारो से आई थी। शेर पालने की प्रथा कभी आई नहीं है शेरू। हम सबसे पहले हैं शब्द। आप हमको पाए थोड़ी ना। सही बात है, हम तो दोस्त हैं। तो मुर्गी पालने की प्रथा सबसे पहले मोहनजोदारो से आई थी। हम शहर ब शहर जाएंगे। इससे पहले हमने सोचा कि एक बार आपको एक इंट्रोड्यूस कर दें पूरी चीज़ों से, और उसके बाद से एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो पशुपालक हैं वो गाय, भैंस यानी कैटल, शीप, फिर शीप का बहुत यूज़ है क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखेंगे जो शहर हैं वो बहुत ठंडे प्रदेशों के पास हैं, तो इसके लिए शीप की ज़रूरत यूज़ हुई है। और फिर उसके बाद से ये जो अब हम थोड़ा डीप में जाएंगे, क्राफ्ट्स के बारे में समझेंगे, वहाँ के शहरों के बारे में समझेंगे, शहर किस तरीके से एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है उसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं, और तब तक हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो प्लीज़ करिए, क्योंकि अब हम चैप्टर 3 के दूसरे पार्ट में जाने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एक एक शहर के बारे में बताएंगे। आपको ये पता था कि जो एक ऐसा शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिसमें इरिगेशन सिस्टम बहुत पहले से आ गया था, यानी 4700 पहले से इरिगेशन सिस्टम और वाटर स्टोरिंग सिस्टम आ चुकी थी। और भी हम एक चीज़ें बताएंगे। आपको पता है राजस्थान में जो आज की डेट में कुछ चीज़ें जो डेजर्ट बनी थी, कहीं ना कहीं पुराने साल में पहले वो डेजर्ट थी नहीं, वो वहाँ पे समुद्र हुआ करता था। ऐसी नई नई चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताएंगे अपने सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में, चैप्टर 3। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।